हेलो फ्रेंड्स, स्टडी लैंड पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सम्राट अशोक पार्ट 2। यानी हम आज अशोक से जुड़े शिलालेखों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम सम्राट अशोक पर पार्ट 1 कर चुके हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भारत में सबसे पहले शिलालेखों का प्रचलन अशोक ने किया था और वह पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता को संबोधित किया, यानी कि उसने जनता तक अपनी बातें शिलालेखों के माध्यम से पहुंचाई। दोस्तों, अशोक के अभिलेखों का विभाजन निम्नलिखित वर्गों में किया गया है, जैसे कि शिलालेख, जिन्हें वृहद शिलालेख तथा लघु शिलालेख में बांटा गया है। दूसरा, स्तंभलेख, इन्हें दीर्घ स्तंभलेख और लघु स्तंभलेख में बांटा गया है। तीसरा, गुहालेख, यानी गुफाओं में उत्कीर्ण लेख। दोस्तों, अशोक के वृहद शिलालेखों की संख्या 14 है, जो 8 अलग अलग स्थानों से हमें प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी और ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपने याद रखना है कि अशोक के शिलालेखों में कौन कौन सी भाषाओं का प्रयोग हुआ है, लिपि का प्रयोग हुआ है। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है तथा खरोष्टी लिपि का अभिलेख शाहबाजगढ़ी से तथा मनसेरा पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। बाकी सारे अभिलेख दोस्तों भारत में ब्राह्मी लिपि के मिले हैं। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में जितने भी अभिलेख हैं अशोक के, वो कौन सी लिपि से जुड़े हैं, तो वह ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, एक चीज़ और आपने याद रखनी है, खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, कौशाम्बी लिपि को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। दोस्तों, अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है और सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमेनदेई है। दोस्तों, इसी अभिलेख में दोस्तों लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व दर की जो दर है उसको घटाकर 1/8 भाग कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं दोस्तों अशोक से जुड़े शिलालेखों में क्या क्या बातें कही गई हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है बहुत बार। तो जैसे कि सबसे पहला शिलालेख है, उसमें किस विषय पर है वो शिलालेख, तो सबसे पहला शिलालेख इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख, इसमें मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तीसरा शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएंगे। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है चौथा शिलालेख, इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। पांचवा अभिलेख, इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। आगे हम पढ़ेंगे धर्म महामात्र क्या है, इनकी नियुक्ति क्यों की जाती थी। नेक्स्ट है छठा शिलालेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां और आठवां, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कि पहले अभिलेख में क्या कहा गया है, दूसरे अभिलेख में क्या कहा गया है, तो आपने हर एक को याद रखना है। नेक्स्ट है नौवां अभिलेख, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में ही सोचेंगे। नेक्स्ट है 11वां, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है दोस्तों। अगला है 12वां, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है दोस्तों। नेक्स्ट है 13वां, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 13वां अभिलेख दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि कलिंग युद्ध से कौन सा शिलालेख जुड़ा है या कौन सा अभिलेख जुड़ा है, तो आपने याद रखना है 13वां अभिलेख जुड़ा है। नेक्स्ट है 14वां अभिलेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ दोस्तों कि किस अभिलेख द्वारा अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया, तो कौन सा शिलालेख है, 14वां शिलालेख। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, शिलालेख पढ़ रहे थे, अब बात कर रहे हैं स्तंभ लेखों की। तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है दोस्तों, 7 है। केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। अगर आपसे पूछ ले कि स्तंभ लेख कौन सी लिपि में लिखे गए हैं, तो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। जैसे कि प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। नेक्स्ट है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है दिल्ली मेरठ,
पहले मेरठ में स्थित था, बाद में फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। नेक्स्ट है रामपुरवा। यह स्तंभ लेख चंपारण विहार में स्थापित है दोस्तों, जिसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल द्वारा की गई थी। लोरिया अरेराज चंपारण बिहार में है। लोरिया नंदनगढ़ ये चंपारण बिहार में है, जिस पर मोर का चित्र बनाया गया है। ये सभी फैक्ट आपने याद रखने हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साम्राज्य में मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति के पहले उनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। यानी अशोक के साम्राज्य में मुख्यमंत्री और पुरोहितों की नियुक्ति से पहले उनके कैरेक्टर को अच्छी तरह से परखा जाता था। उस प्रक्रिया को क्या कहते थे? उपधा परीक्षण। नेक्स्ट है सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिनमें सदस्यों की संख्या दोस्तों 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में सबसे ऊंचे अधिकारी को तीर्थ यानी अर्थशास्त्र में सबसे ऊंचे अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है। ये सबसे ऊंचा अधिकारी माना जाता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। यानी कि हमने पीछे पढ़ा था जैसे कि स्त्री महामात्र की भी नियुक्ति की जाती थी, तो महामात्र एक ऐसा व्यक्ति होता था जो सबसे उच्च अधिकारी माना जाता था, उसे महामात्र कहा जाता था। अर्थशास्त्र में दोस्तों चर जासूस को कहा जाता था। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 5 थी। इन प्रांतों को चक्र कहा जाता था दोस्तों। नेक्स्ट है प्रांतों के प्रशासक कुमार आर्यपुत्र कहलाते थे। या तो कुमार या आर्यपुत्र ऑप्शन में जो भी मिले वो क्या कहलाते थे? प्रांतों के प्रशासक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई दोस्तों ग्राम थी। ये आपने याद रखना, कई बार एग्जाम में हुआ कि मौर्य साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? ग्राम होती थी, जिसका मुखिया दोस्तों ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप होता था, जो 10 गांवों का शासन संभालता था। अशोक साम्राज्य में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य में सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था दोस्तों। कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि सीता भूमि किसे कहा जाता था? जो गवर्नमेंट लैंड होती थी यानी सरकारी भूमि होती थी, उसको सीता भूमि कहा जाता था। आगे है बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। अदेव मात्रक कहा जाता था जिस भूमि में बिना वर्षा के ही अच्छी खेती होती थी दोस्तों। अशोकाराम विहार दोस्तों कहाँ पर है? पाटलिपुत्र में है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।